स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट क्वेरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम 3 नए कानून संशोधन जो हुए हैं इसके विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे। 3 कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। तो ये 3 जो है प्रमुख बदलाव या नाम में चेंजेस लाए गए हैं और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में ये बदलाव मूल रूप से 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। ये कानून 1860 के IPC, 1974 के CRPC और 1872 के एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, आइए थोड़ा और समझते हैं। लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को 3 प्रमुख कानून संशोधन किए थे। ये कानून संशोधन मुख्य रूप से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के रूप में पास किया गया था कानून को। ठीक है, कब पास किया गया था ये भी आपको आइडिया हो गया। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आसानी से आप लोग डील कर सकते हैं। तीनों कानूनों के साथ देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेशन की बात कही जा रही है, जिसके तहत अब मुख्य बात यह कही गई है कि जीरो FIR का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई थाना आपके क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, आपके क्षेत्र से कोई थाना बाहर है, चौकी बाहर है या थाना बाहर है, अगर आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं तो हवाला दिया जाता था थाना के माध्यम से कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, आप यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, आप अपने क्षेत्र के थाना में जाके रिपोर्ट लिखाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जीरो FIR को और व्यापक बनाया गया है, यानी कि अब किसी भी थाने पर जाकर के आप रिपोर्ट लिखा सकेंगे और जीरो FIR के माध्यम से अन्य थाना के माध्यम से भी अब रिपोर्ट लिखा जा सकेगा। एक बहुत ही बढ़िया एक कदम हम कह सकते हैं न्याय प्रणाली में। तो जीरो FIR गंभीर अपराधों में भी ऑनलाइन FIR, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से समन भेजना और गंभीर अपराध के सभी मामलों में घटना स्थल की वीडियोग्राफी जैसे कई सुधार इसमें लागू किए गए हैं। मुख्य रूप से लक्ष्य क्या रखा गया है इस कानून व्यवस्था में बदलाव का कि समय के रहते पूर्ण रूप से हम न्याय दिला सकें पीड़ितों को। देखिए, इससे पहले भी कानून व्यवस्था थी और हम बहुत सारे जो केसेस देख चुके हैं, चाहे वह रेप केस हो, ठीक है, चाहे निर्भया कांड हो, कुछ भी हो, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर डिले किया जाता रहा है। जो कानून व्यवस्था के नाम पर हम देखते हैं कि समयबद्ध न्याय प्रणाली, कभी हम समय पर न्याय के लिए गुहार लगाते रहे, पूरा देश इस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब समयबद्ध पीड़ितों को न्याय मिल सके, इस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है, थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर इसको और बेटर ढंग से आप डील कर पाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लेगा। ये देश में क्रिमिनल ऑफेंस पर मुख्य लॉ है, कानून है। यह नया विधेयक में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा क्रिमिनल केस आता है तो उसमें सामुदायिक सेवा करने के लिए बोला जाएगा अपराधी को। इसके अंतर्गत पहले 511 धाराओं के बजाय 358 की धाराएं होंगी और इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं और 41 अपराधों में सजा के टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और देखिए भारतीय न्याय संहिता BNS के संबंध में देखें तो नई संहिता में IPC के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है। इसमें 358 धाराएं हैं, पुराने IPC में 511 धाराएं थी। नए कानून में राजद्रोह को खत्म कर देशद्रोह में शामिल कर दिया गया है। इसकी धारा 150
भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई भी कृत्य सम्मिलित हो सकता है। अब इस पर हम लोग एक नया क्लास लेकर के आएंगे। आप अगर चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर इस पर आपको कौन कौन से ऐसे कृत्य हो सकते हैं, काम हो सकते हैं जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए राजद्रोह की श्रेणी में होगा। तो इस पर आप लोग कमेंट करें, हम एक नया वीडियो इस पर जरूर लाएंगे आप सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 के संबंध में अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी 1973 के सीआरपीसी की जगह लेगी। सीआरपीसी अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बेल के लिए मुख्य रूप से इसको एक्सेप्ट किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत सीआरपीसी में 531 धाराएं होंगी, जबकि पहले कितना था, 484 धाराएं थी। नए विधेयक में 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और नई 9 धाराओं को जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त भी किया गया है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि सीआरपीसी में 9 नए धाराओं के संबंध में जो बदलाव किए गए हैं, 107 प्रावधानों में बदलाव के साथ 9 प्रावधान पेश किए गए हैं। कुल 531 धाराएं हैं। सीआरपीसी में पहले कितनी धाराएं थी, 484 धाराएं थीं। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के विषय में देखें तो यह विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है और यह अधिनियम इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस को एडमिसिबिलिटी पर आधारित है। यह सभी नागरिक और आपराधिक कार्यों पर लागू होता है। इन कानूनों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 167 धाराओं के बजाय 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में मुख्य रूप से बदलाव किया गया है। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में मोटे तौर पे क्या ध्यान में रखना है आपको कि मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधान निरस्त हैं। 23 प्रावधानों में बदलाव और नया एक प्रावधान जोड़ा गया है। कुल 170 धाराएं हैं। पुराने साक्ष्य कानून में 167 यानी 167 धाराएं मुख्य रूप से थीं। ठीक है। कौन कौन से धाराओं में मुख्य रूप से बदलाव किया गया है, तो ये हालांकि बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन ये प्रमुख धाराएं हैं। धारा 124, धारा 144, धारा 302, धारा 307, धारा 376, धारा 399 और धारा 420। आइए समझते हैं इन धाराओं को थोड़ा विस्तार से। धारा 124 की बात करें, 124 आईपीसी की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द दिया गया है, देशद्रोह। यानी ब्रिटिश काल में ये शब्द राजद्रोह को हटा करके अब क्या नाम रखा गया, देशद्रोह रखा गया। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। राज्य के विपरीत या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध होगा उसको देशद्रोह के श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार से धारा 144 की बात करें तो आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होना। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में मूल रूप से प्रावधान करेगी। वहीं अगर धारा 302 की बात करें तो पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत जो है सजा मिलेगी। ठीक है, पहले 302 के तहत, अब 101 के तहत सजा मिलेगी। धारा 307 क्या है भाई? नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। 307 अब कन्वर्ट हो गया या फिर चेंज हो गया किसमें? 109 में। क्लियर है। धारा 376 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 376 दुष्कर्म से जुड़े अपराध जैसे सजा में
पहले आईपीसी की धारा 376 को परिभाषित किया गया था। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 से परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में 70 में मूल रूप से जोड़ दिया गया है। क्लियर है? इसी प्रकार से धारा 399 की बात करें तो पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। वहीं 420 की धारा के संबंध में देखें तो पहले धोखाधड़ी और ठगी के लिए 420 जो है धारा लगती थी, अब ये 316 के तहत ही आ गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से मुख्य बदलाव आप लोगों ने अभी समझने का प्रयास किया। आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, इस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। छोटी से छोटी शिकायत दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने या पुलिस कर्मियों को रिश्वत देने का दौर अब खत्म हो जाएगा। हत्या, लूट, दुष्कर्म की भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकेगी। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक जिले में हुए अपराध की 0 एफआईआर दूसरे जिले में कराई जा सकेगी। थाना क्षेत्र का हवाला देकर के पुलिस अब मामले को टरका नहीं सकेगी। केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे की कार्रवाई तक सारी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिए फरियादी को दी जाएगी। बहुत ही सुंदर ये मामला है। ठीक है, इस पर बहुत शीघ्र अतिशीघ्र अभी जो है एक्शन में लाया जाएगा इसको, और किसी भी एफआईआर का मैसेज के माध्यम से जानकारी पूरा मिलता रहेगा। पुलिस थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला अपराधों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता। आइए समझते हैं। दुष्कर्म के मामले में अधिकतम फांसी की सजा महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून अब ज्यादा संवेदनशील बन गए हैं। अब पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहां बयान दर्ज करना होगा। ठीक है, पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहीं बयान दर्ज करना होगा। दुष्कर्म के मामलों में न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम फांसी, जबकि सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल से फांसी का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, हालांकि फांसी का प्रावधान कहां पर है? नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में होगा। ठीक, तो फांसी की सजा को और व्यापक किया गया है, हालांकि इसका प्रयोग होना भी अनिवार्य है। आतंकवाद की व्याख्या में पेरोल नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया है। तो भारत के इतिहास में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है। नए कानून में आतंकी कृत्यों में शामिल होने वाले को पेरोल की सुविधा नहीं मिलेगी और अधिकतम मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने तीनों कानूनों को थोड़ा समझने का प्रयास किया। इस पर और विस्तार से हम एक एक कानून पर आगे चल करके वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। ये एक सामान्य जानकारी थी जो नए बदलाव हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से ये तीनों नए कानून अब लागू हो चुके हैं, इस पर क्रियान्वयन होना प्रारंभ हो चुका है। मिलते हैं एक नए आइडियो आर्टिकल प्रोग्राम पर। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।